नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में आज एक बात से घमासान छिड़ गया। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए ये कहा है कि वो उन्हें मार भी सकते हैं और गाली भी दे सकते हैं। फिर क्या था, क्या है आखिर ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो। मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले फंस गए हैं। बयान सार्वजनिक होने के बाद नाना ने सफाई दी कि वे अपने मतदान क्षेत्र में मोदी सरनेम वाले एक स्थानीय गुंडे के बारे में बात कर रहे थे। अरे नाना के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने गहरी आपत्ति जताई है। नाना का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं मोदी को मार सकता हूँ, गाली भी दे सकता हूँ। इस बयान पर नाना ने सफाई दी। मैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो वक्तव्य नहीं किया हूँ और गांव गुंड के बारे में मैंने किया हूँ। अगर गांव गुंड का बीजेपी समर्थन करती है तो उनका इश्यू है। नाना के बयान पर फडणवीस ने पूछा कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने वाली ये पार्टी इतने नीचे कैसे गिर सकती है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी। कांग्रेस को अब लोकतंत्र की राजनीति पार्टी बोला जाए या आतंक फैलाने वाला संगठन। नाना भाव सिर्फ शरीर की ऊंचाई से काम नहीं चलता, विचार और बुद्धि भी ऊंची होनी चाहिए। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि इस तरह की धमकी बीजेपी सहन नहीं करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता जिले जिले में पटोले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। यदि पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की तो बीजेपी अदालत जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई धमकी को जवाब देने की सूचना सभी जिला अध्यक्षों को दी गई है। अब नाना पटोले तो इस मामले में बुरे फंस गए हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो देखा आपने, नाना पटोले के इसी बयान से घमासान मच गया, जिसके बाद मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किए गए। कई नाना पटोले के पुतले जलाए गए तो कहीं उनके पुतले पर चप्पल मारे गए। पीएम मोदी के अपमान से भाजपा आक्रोशित। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। पूरे राज्य में भाजपा का नाना पटोले के खिलाफ सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन। यह आप जो भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं का सड़कों पर प्रदर्शन देख रहे हैं, ये किसी आम आदमी के लिए नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के अपमान को लेकर किया जा रहा है। दरअसल कल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो मैं मोदी को मार सकता हूँ, गाली दे सकता हूँ, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे थे। मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो। मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो। जिसके बाद क्या था, भाजपा नेता और कार्यकर्ता आग बबूले हो गए। आखिरकार पीएम मोदी का अपमान भारतीय जनता के नेता और कार्यकर्ता सह भी कैसे सकते हैं। ऐसी वजह से आज दिन भर राज्य में खास करके मुंबई में विभिन्न स्थानों पर भाजपा द्वारा नाना पटोले के खिलाफ आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया गया। आज कई जगह राज्य में नाना पटोले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता काफी गुस्से में नजर आए। अरे नाना पटोले है कौन? अरे नाना पटोले है कौन? वसई विरार में भाजपा के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नाना पटोले का पुतला तक फूंक दिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों के साथ हाथापाई भी हो गई। इसके अलावा बोरीवली में नाना पटोले के खिलाफ भाजपा नेता और कार्यकर्ता ने प्रदर्शन करते हुए नाना पटोले की तस्वीर पर कालिख पोती और जमकर जूते चप्पल भी बरसाए। वहीं भाजपा मुंबई युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र तिवाना ने मरीन लाइन पुलिस स्टेशन में नाना पटोले के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। वहीं सड़क पर विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस ने तेजिंदर तिवाना समेत कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। वहीं ऐसा ही कुछ प्रदर्शन दादर में भी भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान भाजपा नेता और पुलिस वालों के बीच गर्मा गर्मी बहस भी देखने को मिली।
इसके अलावा भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, राम कदम, चंद्रकांत पाटिल और चंद्रशेखर बावनकुले ने पटोले की गिरफ्तारी की भी मांग की। वहीं चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में पटोले के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं पटोले के खिलाफ कार्रवाई न होने पर भाजपा ने कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई में जहां लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स का अब ये भी मानना है कि मुंबई में अब तीसरी लहर खत्म हो गई है क्या? मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में तेज रफ्तार से गिरावट देखी जा रही है। आंकड़ों में दिन ब दिन हो रही कमी की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का असर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले में विशेषज्ञों की राय है कि आखिर क्यों कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। टास्क फोर्स के मुताबिक जिस तरह से कोरोना मामलों की रफ्तार बढ़ रही थी, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र और मुंबई में 15 जनवरी तक कोरोना अपने पीक पर पहुंच जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि आगामी 31 जनवरी तक कोरोना के मामले मुंबई और राज्य में लगभग खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर ने बताया कि मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना मामलों के कम होने के साथ में इनका प्रभाव देश के अन्य राज्यों में दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे वहां पर भी कोरोना की तीसरी लहर का पीक आएगा। इसके साथ ही वहां पर भी मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जाएगी, जैसा ट्रेंड हाल फिलहाल में मुंबई और महाराष्ट्र में देखा गया। कोरोना मामलों के घटने की सबसे अहम वजह ये है कि राज्य सरकार ने समय रहते हाई रिस्क देशों से आने वाले लोगों पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। कोरोना के मामले घटने की एक वजह ये भी है कि राज्य सरकार मुंबई सहित महाराष्ट्र में तेज रफ्तार से टीकाकरण अभियान को चला रही थी, ताकि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा सके। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए लोगों ने भी कोरोना नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। कोरोना के केसेस के घटने की वजह ये है कि फिलहाल लोगों की टेस्टिंग भी कम की जा रही है। पहले तकरीबन 2 लाख नमूनों की जांच होती थी, जबकि अब लगभग 1.5 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है। महाराष्ट्र और मुंबई में फिलहाल कोरोना टेस्ट करवाने के लिए मनाही नहीं है। हालांकि बीएमसी या अन्य निकायों ने असिम्टोमेटिक मरीजों की टेस्टिंग की दर कुछ कम की है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। निर्दोषी पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि सुपरमार्केट में चोरी करने वाले थे और पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि कुछ आरोपी भागने में भी कामयाब रहे। मुंबई की डिंडोशी पुलिस ने 3 आरोपियों को सुपरमार्केट लूटने से पहले गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी ओम सत्यम सुपरमार्केट मोहन में गोखले रोड पर लूटपाट करने आने वाले थे, ऐसी जानकारी मिली थी, जिसको लेकर डिंडोशी पुलिस भी अलर्ट थी। सुबह 3 बजे जब लुटेरे बाइक और रिक्शा लेकर मौके पर पहुंचे, धीरज सोसाइटी वेस्ट बस स्टॉप के जंगल के पास मैदान में आए। उस वक्त वो आपस में हथियार को बांटने में लग गए और पुलिस ने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा। लूटपाट के इरादे से कुल मिलाकर 6 लोग आए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन पर लपकने की कोशिश की, वहां से 3 लोग भागने में कामयाब हो गए, जबकि 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 चॉपर, 2 कटौनी, 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, मिर्ची पाउडर, रस्सी बरामद कर ली है। पकड़े गए आरोपियों में जहरुद्दीन जाकिर हुसैन पर 31 मामले दर्ज है, रोहित नितेश कसारे पर 25 केस दर्ज है, अक्षय परशुराम कोटारे पर 12 केस है और सभी गोरेगांव पूर्व संतोष नगर इलाके के रहने वाले हैं। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। 18 साल बाद धनुष और ऐश्वर्या ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है, जिसके बाद फैंस काफी ज्यादा शॉक्ड है। साउथ के सुपरस्टार धनुष ने बड़ी अनाउंसमेंट करके सबको हैरान कर दिया है। धनुष ने पत्नी ऐश्वर्या से अलग होने की अनाउंसमेंट की है और इस अनाउंसमेंट से सब फैंस हैरान हैं। दोनों साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर जोड़ी माने जाते थे। बता दें कि ऐश्वर्या सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी है। धनुष ने अनाउंस करते हुए लिखा, 18 साल का साथ रहा, जिसमें हम दोस्त, कपल और पेरेंट्स बनकर साथ रहे। इस जर्नी में हमने काफी कुछ देखा। आज हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। ऐश्वर्या और मैं एक कपल के तौर पर अब अलग हो रहे हैं। प्लीज हमारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करें और हमें प्राइवेसी दें। बता दें कि धनुष और ऐश्वर्या ने साल 2004 में शादी की थी और उस वक्त धनुष की उम्र 21 साल की थी। दोनों के बीच उम्र के फासले को लेकर काफी मुद्दा उठा था, लेकिन इसका दोनों के प्यार पर असर नहीं पड़ा। ऐश्वर्या धनुष से 2 साल बड़ी है, लेकिन दोनों ने कभी उम्र के फासले को महत्व ही नहीं दिया। धनुष और ऐश्वर्या की मुलाकात फिल्म कढ़ल कोंडेन के दौरान हुई। सिनेमा के मालिक ने ऐश्वर्या को धनुष से मिलवाया
और ऐश्वर्या ने उन्हें उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी। इसके बाद अगले दिन एक्टर को ऐश्वर्या की तरफ से फूलों का गुलदस्ता मिला। धनुष को ऐश्वर्या की ये बात बहुत पसंद आई और फिर दोनों दोस्त बन गए। दोनों जब एक दूसरे से मिलते थे, फोटोग्राफर्स के कैमरे में कैद हो जाते थे। दोनों की फोटोज वायरल होने के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठे, लेकिन धनुष कभी इस बारे में बात नहीं करते थे। धनुष कहते थे कि ऐश्वर्या उनकी बहन की दोस्त है। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। धनुष और ऐश्वर्या के परिवार वाले दोनों को लेकर काफी खुश थे और फिर दोनों के परिवार वालों ने दोनों के प्यार को ऑफिशियल करने का फैसला लिया। दोनों ने फिर 18 नवंबर 2004 को 7 फेरे लिए थे। दोनों की शादी काफी ग्रैंड थी, जिसमें साउथ के कई स्टार्स भी शामिल हुए थे, लेकिन 18 साल का सफर आज खत्म हो गया। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी, तो वहीं नाना पटोले का आज ये विवादित बयान और ऊपर से अब खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा। खुफिया एजेंसी को मिला आतंकी हमले के साजिश का अलर्ट। गणतंत्र दिवस समारोह में आतंकी हमले की साजिश। देश की खुफिया विभाग को गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट मिला है, जिसमें पीएम मोदी समेत समारोह में शामिल होने वाले देश विदेश के मेहमानों की जान को खतरा बताया जा रहा है। दरअसल 9 पन्नों की खुफिया रिपोर्ट में पीएम मोदी समेत अन्य मान्यवरों की जान को खतरा बताया गया है, जो लोग भारत के 75वें गणतंत्र समारोह में शामिल होने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार भारत के 75वें गणतंत्र समारोह में 5 मध्य एशियाई देशों के नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने की संभावना है, जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। खुफिया एजेंसी को मिली रिपोर्ट के अनुसार आतंकी हमले का खतरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाहर स्थित आतंकी संगठनों से है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठनों का लक्ष्य समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को निशाना बनाना, पब्लिक प्लेस, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और सार्वजनिक जगहों में अशांति फैलाना है। वहीं ड्रोन से भी हमला करने की साजिश की जा रही है। आतंकी हमले के साजिश के पीछे लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फोर्स, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन और हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन जैसे आतंकी गुट शामिल है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर का रिपोर्ट। आमतौर पर आपने सुना होगा कि गड्ढों की वजह से ट्रैफिक होता है या फिर सड़क खराब होती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन वसे विरार वालों की तो अपनी एक अलग ही दुविधा है। भैंसों ने वहां पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम कर रखा है। विरार में भैंसें बनी ट्रैफिक जाम की वजह। भैंसों की वजह से रोजाना यातायात होती है बाधित। खुलेआम सड़कों पर घूमती है भैंसें। इस वीडियो को देखिए, ये सड़क कितना व्यस्त नजर आता है। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं। गाड़ियों की आवाजाही यहाँ हमेशा से ही लगी रहती है, लेकिन ये क्या, इन भैंसों की वजह से गाड़ियों से यात्रा करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये भैंसें खुलेआम सड़कों पर घूमती रहती है और इस वजह से यहाँ से आने जाने वालों को बड़ी सावधानी से इस रास्तों पर से गुजरना पड़ता है। कभी भी अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो भैंसों के साथ साथ गाड़ियों से यात्रा कर रहे लोगों के भी जान को कितना खतरा हो सकता है। और ऐसा नहीं कि इस रास्ते पर 1-2 भैंसें घूमती हो, इस रास्ते पर तो पूरा तबेला ही घूमता है और इसकी पुष्टि खुद तबेले के मालिक लालचंद यादव ने की है। लालचंद यादव, एक्सीडेंट बिंडेंट कुछ नहीं, एक्सीडेंट कोई नहीं, कुछ नहीं, कभी भी नहीं। ट्रॉफी हो या कुछ भी हो, अपने लाइन से जाएंगे, एक ही तरफ से जाएगी, एक ही तरफ जाएगी। आज से नहीं भाई, जा रही 10-15 साल से जा रही। अभी इधर कुछ नहीं था तब से। यहाँ पे ट्रैफिक भी हो रहा था। अभी ट्रैफिक हो रहा था सिंगल के लिए ना, अभी हमारे भैंस के लिए थोड़ी ट्रैफिक होएगा। वो सिंगल देगा तो ट्रैफिक होएगा ना, सिंगल बंद करेगा तो बस इधर घूम गई, इधर गई। नहीं कोई नहीं, अभी इसमें चलेगी, कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलता नहीं। ये नहीं, रास्ते में कौन ट्रैफिक होएगा, ये इसमें कौन सा ट्रैफिक होएगा। तो सुना आपने तबेले के मालिक लालचंद यादव की बोल। कैसे वो कहते हैं कि इन भैंसों को आना जाना बराबर पता है, ये एक ही कतार में आती जाती है और अब से नहीं
बल्कि पिछले 10 से 15 सालों से, और इनकी वजह से आज तक कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ और न ही आगे होगा। इन भैंसों को तो सिर्फ रास्तों पर टहलने के लिए छोड़ा जाता है। लालचंद यादव की तो बात एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये है तो जानवर, और ये अगर ऐसे ही चलते फिरते रास्तों पर घूमती रहेंगी तो कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, और फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर पिछले 10 से 15 सालों से ये भैंसें रोजाना ऐसी घूमती हैं, तो अब तक पुलिस की इन पर नजर क्यों नहीं पड़ी? देखना होगा कि आखिर इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस इस मामले में कोई एक्शन लेती है या नहीं। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। जहां दूसरी लहर के दौरान देखा गया था कि महाराष्ट्र और मुंबई में ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी, तो वहीं अब इस बार ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बीएमसी ने यह दावा किया है, और ये दावा क्यों कहा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। अब मुंबई के बीएमसी अस्पतालों में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। बीएमसी ने लगाए सिलेंडर रिफिल प्लांट। अब हॉस्पिटल और जंबो कोविड सेंटर में आसानी से होगी ऑक्सीजन का सप्लाई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों के परिजनों को मेडिकल ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ा था। इसलिए सीखते हुए बीएमसी ने खुद ही मुंबई में माहुल और महालक्ष्मी में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल प्लांट तैयार किए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल प्लांट के कारण अब हॉस्पिटल और जंबो कोविड सेंटरों में ऑक्सीजन सप्लाई आसानी से हो पाएगी। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल प्लांट तैयार करने वाली बीएमसी देश की पहली महानगर पालिका बन गई है। माहौल रिफिल प्लांट से रोजाना 15 मीट्रिक टन और महालक्ष्मी रिफिल प्लांट से रोजाना 120 ड्यूरो सिलेंडर भरे जा सकेंगे। बीएमसी ने बीपीसीएल के सहयोग से माहौल के मनपा मैदान में चिकित्सीय ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल प्लांट तैयार किए हैं। इसी तरह लक्ष्मी रेसकोर्स परिसर में मेडिकल ड्यूरा सिलेंडर रिफिल प्लांट तैयार किया है। वहीं बीएमसी के अनुसार मनपा के खुद के प्लांट शुरू होने से रिफिल के खर्च में 40% की कमी आएगी, जिसके 1.5 से 2 करोड़ रुपयों की बचत होगी। इन दोनों ऑक्सीजन रिफिल प्लांट का शुभारंभ मुंबई के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने सोमवार को किया। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। पिछले साल जो साकीनाका में रेप कांड हुआ था, उससे पूरी मुंबई सहम गई थी, जिसके बाद अब राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नए एसओपी जो है वो जारी की गई है। एक बड़े घटनाक्रम में महाराष्ट्र के गृह विभाग ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में पुलिस के लिए दिशा निर्देश का एक नया एसओपी जारी किया है। साकीनाका बलात्कार मामले के बाद मुंबई पुलिस ने महिलाओं के लिए परामर्श केंद्र खोले। यदि कोई महिला किसी अपराध के संबंध में पुलिस के पास जाती है, तो एक महिला अधिकारी को वो अपना बयान दर्ज कराएगी। इसके बाद 24 घंटे के भीतर पीड़िता को संबंधित महिला एवं बाल विकास समिति के समक्ष पेश किया जाए। नाबालिगों के मामले में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारी द्वारा एक रिश्तेदार की उपस्थिति में और उस भाषा में बयान दर्ज किए जाना चाहिए जो नाबालिग के साथ सहज हो। हर थाने में एक बाल विकास अधिकारी होना चाहिए। पिछले साल साकीनाका बलात्कार और हत्या मामले के बाद से राज्य सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करने के लिए नए कदम उठाए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 सितंबर को एक 16 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 29 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी, भले ही भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं पाई गई हो। इस बीच एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई शहर ने वर्ष 2019 में दिल्ली के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें, और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।